Good morning, students. Today we will do our next unit, 5th unit, that is organizing. In organizing, we have to do the 4 works. 4 काम करते हैं बेटा हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, और ये याद रखना प्लानिंग के जस्ट बाद हमारी जो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन था, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता क्या है, एक हमें प्लानिंग करने के बाद अपनी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाना होता है. स्ट्रक्चर लाइक कि कौन सा काम कहाँ पे, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने पर्सन्स की नीड है, उनको असिस्ट कौन करेगा. ठीक है बेटा, तो ये सारे जो एक्टिविटीज है उनको डिसाइड किया जाता है. सबसे पहले जो मेन काम है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. जो हमारा मेन काम है उसको हम डिवाइड करते हैं. उसके बाद एक्टिविटीज की ग्रुपिंग की जाती है. जैसे जो सिमिलर नेचर की, अब मान लो मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हमें क्या करनी होंगी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड पहले ढूंढने होंगे वेज, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज करना होगा. तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है परचेज से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटीज का एक ग्रुप बना देंगे हम. सेम ऐसे ही अनदर वर्क होगा प्रोडक्शन का. प्रोडक्शन से रिलेटेड मशीनरी का काम है, कौन सी मशीनरी हमने चूज करनी है, कितने लेबर चाहिए, प्रोडक्शन कैसे होगी, ये सारी बातें प्रोडक्शन को रिलेट करती है. इसके लिए हम एक ग्रुप बना देंगे. देन उसके बाद है हम क्या करेंगे, जो भी हमने काम डिसाइड किए हैं, अब बेटा जो हमने एक्टिविटीज डिसाइड कर दी है, ग्रुपिंग कर दी एक्टिविटीज की, पहले हमने काम डिवाइड किया, उसके बाद सिमिलर नेचर के काम को एक ग्रुप में डाला. अब हम क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम ड्यूटीज क्या कर सके, असाइन कर सके. तो उसके लिए क्या करना होता है, पोस्ट क्रिएट करनी होती है. जो एक्टिविटीज हमने डिवाइड की है उनके लिए हमें कितने पर्सन्स चाहिए, कौन किसको असिस्ट करेगा, मतलब असिस्टेंट कितने चाहिए, एक काम को करने के लिए एक ग्रुप के अंदर 5-6 पर्सन्स चाहिए. ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं. असाइनिंग ड्यूटीज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं. नो, यहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पोस्ट जनरेट कर रहे हैं कि हमें ये पोस्ट चाहिए. लास्ट जो इसका फंक्शन है दैट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग का जो रिलेशन है वो डिसाइड करते हैं. मतलब किसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. लाइक अगर मैं आई एम ए टीचर, तो मैं पहले बता दिया जाएगा कि मुझे रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर को करना है या मुझे रिपोर्ट प्रिंसिपल को करना है. ये है हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप. मतलब अथॉरिटी किसके पास है, मुझे पनिश करने से लेकर के मुझे काम देने तक की अथॉरिटी कोऑर्डिनेटर के पास है, और मुझे पता है मुझे सारे काम वही देगी, और मुझे काम करने के बाद जो रिपोर्ट देनी है वो भी उसे ही देनी है. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया. मैं तुम्हारी बुक से तुम्हें समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. ये तुम्हारा टूल किट 1 में दिया हुआ है, वही बात लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें अभी तक बताई. After having decided about the first function of management, which is planning, managers are responsible for designing an organization structure. We call this function organizing. It includes the process of determining what activities are to be conducted, how the activities are to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated, and who reports to whom. देखो ये क्या कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग वैसे तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने का नाम है ऑर्गेनाइजिंग. उसके अलावा ये हमें कह रहा है ये क्या, इस फंक्शन को हम ऑर्गेनाइजिंग का नाम दे देते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के फंक्शन को. इसके अंदर क्या क्या आता है, एक्टिविटीज को डिवाइड करना, मतलब काम को डिवाइड कर देना, छोटी छोटी एक्टिविटीज बना देना, उन एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को बांटना, और उसके अलावा डेलीगेट करने का मतलब होता है आगे बढ़ाते जाना, देते जाना, कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे डेलीगेट करना है, और उसके अलावा कौन किसको रिपोर्ट करेगा. ये चीजें बेटा ध्यान रखना. इसी को लेके इसकी एडवांटेज, इसी को लेके इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे. ये याद रखना, इसके अंदर सबसे पहला काम है आपका काम को डिवाइड करना.
जो काम होता है हमारा, बड़ा काम एक ही बार में नहीं होता, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तब एक पार्ट एक पर्सन करता है, एक पार्ट एक पर्सन करता है, तब हमारा पूरा काम होता है। ठीक है, जैसे अब अगर हम स्टडीज की बात करें तो एक बच्चे को पास कराना ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम है हमारा, बच्चे के अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। बट इस मोटिव को अचीव करने के लिए कॉमर्स वाला अपने एफर्ट्स अलग कर रहा है, मैथ्स वाला अलग कर रहा है, इकोनॉमिक्स वाला अलग कर रहा है, ये क्या हो गए, सब वर्क हो गए इसके। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना, कि ये सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज एक ग्रुप के अंदर आ जाएगी। लाइक स्कूल की बात करें, आपके बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स एक ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, दैट इज कॉमर्स। ठीक है, तो ये होगी ग्रुपिंग तुम्हारी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देना, कि बिजनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेंसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और कितनी अथॉरिटीज है इनके पास अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने से रिलेटेड, उसकी कमांड अच्छी करने से रिलेटेड, क्या हमारे पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद उन अथॉरिटी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कैसे किया जा सकता है। लाइक अगर मैं एज ए टीचर बात करूं तो एक टीचर क्या करता है, अपने कुछ काम डेलीगेट करके किसको दे देता है, क्लास के मॉनिटर को दे देता है, दैट इज डेलीगेशन। काम तो मेरा है, लाइक क्लास टेस्ट का रिकॉर्ड बनाना होता है, तो क्लास टेस्ट के रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, मैं नहीं बनाती, मैं क्या करती हूँ, बच्चों को पकड़ा देती हूँ, बच्चों को, लाइक मॉनिटर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा, जिसे हम बहुत ज्यादा लायक समझते हैं, उसको पकड़ा देते हैं हम और कहते हैं ये बना दो तुम, क्लास टेस्ट के मार्क्स इसमें चढ़ा दो। तो वो क्या है, दैट इज डेलीगेशन। अब लास्ट मैंने बात की हु रिपोर्ट टू, रिपोर्ट कौन करेगा। देखो कोऑर्डिनेटर ने मुझे काम दिया था क्लास टेस्ट के रिकॉर्ड बनाने का, मैंने वो काम मॉनिटर को दे दिया, बट रिपोर्टिंग कौन करेगा, मॉनिटर करेगा, नो, रिपोर्टिंग मैं करूंगी, क्योंकि एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो ये है आपकी ऑर्गेनाइजिंग। अब आई बात, इसके डेफिनेशंस देखिए, आप पढ़ लेना, आपको जो एक ठीक लगे वो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स, ऑर्गेनाइजिंग का पहला फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को डिवाइड कर देना। काम को डिवाइड कैसे करना, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बिना काम डिवाइड किए चल नहीं सकता उसका, क्योंकि पूरा जो बिजनेस का वर्क है उसको क्या करना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। कुछ परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट को देते हैं, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते हैं। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला इसका काम है, जो मेन काम है उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना, और हर डिपार्टमेंट अपने काम को आगे क्या कर देता है, सब डिवाइड कर देता है इनटू सब वर्क्स में, छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देता है अपने काम को। देन सेकंड है कोऑर्डिनेशन। ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलग अलग पर्सन को हम अलग अलग काम देते हैं, हर इंडिविजुअल को अलग अलग काम दिया जाता है, बट जो उनका मोटिव है, जो उनका एम है, वो एक ही होता है। वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर एक पर्सन का काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करती है। मैं कह रही हूँ डिपेंड होता है, लाइक हाउ, हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब मान लो प्रोडक्शन आपका तब चलेगा जब परचेज वाले आपको रॉ मटेरियल परचेज करके देंगे। अगर रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो प्रोडक्शन ठप, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब हमने ऑर्गेनाइजिंग में ये सेट कर रखा है ना कि कौन बताएगा परचेज डिपार्टमेंट वालों को कि क्या हो गया है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो आप दोबारा ऑर्डर दे दो। अब दूसरी बात ये है, अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो सेल्स वाले क्या बेचेंगे। अब यहाँ पे भी हमने एक पर्सन को पहले से अपॉइंट करके रखा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग का काम ही यही है, क्या करना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक काम देना कि तूने ये काम करना है। अगर आपका सामान सारा खत्म हो जाए, मतलब बेच दें हम सारा, तो प्रोडक्शन वाले को इन्फॉर्म कर दें कि हमें सामान चाहिए और ऑर्डर्स आए हुए हैं सेल के लिए। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। थर्ड है आपका प्लूरलिटी ऑफ पर्सन।
अब आपकी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बहुत सारे पर्सन, मैनी पर्सन, प्लूरल का मतलब सबको पता होगा, सिंगुलर प्लूरल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप है बहुत सारे लोगों का जो इकट्ठे होते हैं किसी एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। पर्पस सबका एक होता है बट लोग बहुत सारे होते हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकती। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं, ये अकेले बंदे को ऑर्गेनाइज करने की नीड भी नहीं होती, और एक कंपनी में अकेला बंदा होता भी। फोर्थ है कॉमन ऑब्जेक्टिव। बेटा ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि फर्स्ट पॉइंट से ही पढ़ते आ रहे हैं हम इसको, कि एम क्या होता है, एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। मैं ये कह रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, काम बहुत सारा है, काम हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, छोटा छोटा काम एक एक बंदे को दे दिया, बट वो सारों का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो एक ही है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना जाता है, मशीन माना जाता है मैनेजमेंट की। ये कहा जाता है कि अगर कोई भी पार्ट इस मशीन का इल फिटिंग हो गया या नॉन फंक्शनल हो गया, काम ना करे, या फिर वो बीमार हो जाए, इल फिटेड हो, गलत फिट कर रखा हो, तो उससे क्या होगा, सारा का सारा आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी। अगर काम अच्छे से डिवाइड नहीं हुआ, मान लो किसी पर्सन का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तुमने उसको सेल्स में डाल रखा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जबकि हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देख के क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं और ड्यूटीज असाइन करते हैं। लाइक हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किसी पर्सन को देना, दैट इज स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो हम 10 के 10 हम पोस्ट वहाँ पे क्रिएट करें, और अगर किसी को असिस्ट करने की ज़रूरत है, किसी को असिस्टेंट की भी नीड है, तो उसका भी हम क्या करें, ध्यान रखें। तो ये है आपके पास, ये है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अगर इल फिटेड होगी, काम का डिवीजन अच्छे से नहीं होगा, मतलब मान लो एक पोस्ट को हमने ज़्यादा बर्डन दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा, फिर उससे काम नहीं होगा। लाइक अगर हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स अच्छे से डिफाइन नहीं करें तो भी हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये है आपका फीचर्स का पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास बेटा इसकी इंपॉर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन एडवांटेज मिलता है हमें, वो कैसे मिलता है, हमने काम को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एक काम का हमने हर एक काम एक एक एक्सपर्ट को दे रखा है, तो जो पर्सन उस काम को बार बार करेगा, बार बार करेगा, वो क्या हो जाएगा, कम्पिटेंट हो जाएगा। देखो पहले से ही वो कम्पिटेंट था, अपॉइंट कर रखा था उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए, वो उसमें एक्सपर्ट था। अब वो उसी काम को बार बार कर रहा है, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम काम करेगा मिनिमम टाइम में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। बेटा हमने सेकेंड काम क्या किया था, ड्यूटीज क्या की थी, असाइन की थी, और वर्किंग रिलेशनशिप्स डिसाइड कर दिए थे एम्प्लॉयज के, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है। इससे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड है बेटा, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, जवाबदेही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा, जवाबदेही का पता चल जाएगा। हम ये पता कर लेंगे कि कौन जवाबदेह है वहाँ पे, क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर है। लाइक मी, मुझे पता है कि मुझे अकाउंटेंसी पढ़ानी है, मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ानी है, इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, इन दोनों के लिए जवाबदेही मेरी है, मुझे उत्तर देना पड़ेगा। तो ये है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा जब पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग एम्प्लॉय उन काम को कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उससे क्या रहेगा, ना तो कोई काम छूटेगा और ना ही किसी काम में डुप्लीकेसी होगी, ना तो कोई काम 2 बार होगा, ना कोई काम लेफ्ट आउट रह जाएगा, छूट जाएगा। इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा सारे रिसोर्सेज का, वो मटेरियल हो, मशीन हो, पैसा हो, मनी हो, या फिर मैन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो। देन है अडाप्टेशन टू चेंज। हम चेंज को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से। वो कैसे बेटा, अब हमने इसमें बोला कि कोई भी
ये चेंज तुम्हारा पोस्ट से रिलेटेड है बेटा। पोस्ट से कनेक्टेड अगर कोई भी चेंज आता है, एम्प्लॉयज की पोस्ट से कनेक्टेड कोई भी चेंज आता है, तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं, चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि फर्म के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर क्या चल रही होती है, क्लियर स्केलर चेन होती है। किसकी स्केलर चेन पढ़ के आए हो आप? याद होगा आपको, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ के आए हम। तो इसमें क्या होता है, स्केलर चेन होती है अथॉरिटी की। टॉप टू लोअर लेवल तक हमें पता होता है कि कैसे आपकी अथॉरिटीज चल रही है। तो जैसे ही कोई मैनेजरियल पोस्ट वैकेंट होती है, उसको हम फिल कर सकते हैं इमीडिएटली। कैसे? प्रमोशन से। क्यों फिल कर सकते हैं? देखो, हमने स्केलर चेन में ये पढ़ा था, ABC, यूं ही पढ़ा था। तो अगर B चला जाता है, B की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तो हम C से उसको फिल कर देते हैं प्रमोट करके। हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं इसको? क्योंकि इसको सारा पता है B के काम के बारे में, क्योंकि इसका ये जस्ट सबॉर्डिनेट था। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नई पोस्ट के लिए आराम से हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं उसको, अगर कोई भी पोस्ट हमारी वैकेंट हो जाती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा क्या होता है कंपनी के अंदर बेटा, अथॉरिटी से रिलेटेड डाउट रहता है। मैनेजर्स को हमेशा अथॉरिटी से रिलेटेड डाउट रहता है कि उनकी क्या लिमिट्स है। जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, वो हर एक एक्टिविटी, मैनेजर की हर एक एक्टिविटी को क्लैरिफाई करता है कि उनकी कितनी सीमा है, क्या है, ऑल्सो देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की कितनी सीमा है, कितनी लिमिट है, और उनके काम क्या क्या है। और ये भी क्लियर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए मैनेजर किसको क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैनेजर किसको ऑर्डर कर सकता है। तो एवरीबडी ऑल्सो नोज टू whom दे आर अकाउंटेबल। हर एक को पता होता है कि उसकी जवाबदेही किसके लिए है। ऐसे इन दिस वे द कंफ्यूजन अबाउट अथॉरिटी इज पुट टू एन एंड। अब हमारे पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव तुम्हारा जो प्रशासनिक काम है, व्यवस्था है, वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ दी पर्सोनल्स। देखो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर मैंने एक डेलीगेटिंग वर्ड का तुम्हें मीनिंग बताया था कि मैं अपना काम मॉनिटर को देती हूँ, एग्जाम्पल दिया था। ऐसे ही बेटा हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या दिया होता है, जो सुपीरियर होता है वो अपना कुछ काम किसको देता है, सबॉर्डिनेट को देता है। अब सबॉर्डिनेट को इसलिए देता है कि उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए नहीं देता, इसलिए देता है ताकि क्या हो, काम करने की नई नई टेक्निक को ढूंढा जाए। तो इससे क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है सबॉर्डिनेट को क्या करने के लिए, डिसीजन लेने में उसको क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो डिसीजन खुद ले सकता है। इस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर के हम क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स ढूंढते हैं। देखो, एक दिमाग से अच्छा तो है ना कि दो दिमाग ढूंढे एक ही के लिए आंसर। तो ऐसे ही होता है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ का डिसीजन टेकिंग पावर दे देता है। इसलिए नहीं देता कि सुपीरियर हमारा कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो इसलिए देता है ताकि सबॉर्डिनेट भी कुछ नई नई टेक्निक्स दे काम को अच्छे से करने की। तो इससे क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस ये 6 पॉइंट से रिलेटेड है। 6 पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स में हमने ये पढ़ा कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉय को अलाउ करता है डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन लेने की फ्रीडम देता है उनको, जिससे वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। वो हमेशा नए नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा रेडी होते हैं किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। और ये सिचुएशन क्या करती है, एंटरप्राइज को डेवलप करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज हमेशा चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो कंपनी होगी वो क्या होगी, डेवलप होगी। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज व्हिच इन टर्न द हेल्प्स डेवलपमेंट। बेटा, एक्सपेंशन और ग्रोथ के पॉइंट में आप एक पॉइंट और दे सकते हो, हमने ये पढ़ा है, इसके अंदर सारी क्लैरिटी होती है, वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन क्लियर है, हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑब्वियसली बात है, इन सब का बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, एक्सपेंशन और ग्रोथ से मिलेगा। वो कैसे होगी, जब हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो अपने आप ही एक्सपेंड और ग्रोथ होगी आपकी फर्म की। तो ये है आपके बेटा आज का टॉपिक था, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना।
देन आई विल सॉल्व इट। और हमने इसके पढ़े हैं फीचर्स, इसकी इंपॉर्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा आज का लेक्चर, आप इसका कंक्लूजन अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू।